आइए लेते हैं एक मुलाकात शहर के माजी उपमहापौर विनोद तोलड़िया जी के साथ। विनोद जी, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में घूम रहा था, मैंने सोचा कि आपसे ये सवाल पूछता हूँ। मैं काफ़ी बड़े बड़े नेताओं का मैंने इंटरव्यू किया है, काफ़ी बड़े बड़े नेताओं से मेरे अच्छे संबंध भी है। मैं जब भी उनके बाजू में खड़ा होता हूँ ना, तो एक खुशबू आती है। परफ्यूम यूज़ करते हैं सभी नेता लोग, किसकी 5,000 की परफ्यूम है, किसकी 2,000 की परफ्यूम है, किसकी 10,000 की परफ्यूम है। लेकिन जब मेरे मन की नाक जब सूंघती है उनको, तब खाली एक ही बदबू आती है, वो भ्रष्टाचार। तो इतने लिप्त हो चुके हैं शहर के हमारे नेता इसमें भ्रष्टाचार में। हम हर टाइम कहते हैं न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार, लेकिन इस बार हम कहेंगे न भ्रष्टाचारी नेता, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे। क्योंकि चमचा एक ऐसी चीज़ होती है साहब, जिस थाली में गिर जाए उस थाली को ख़त्म कर डालती, खाली कर डालती है। क्या कहेंगे इस विषय के अंदर साहब? देखिए जैकी जी, जो आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार, ये तो है, इसमें दो राय तो नहीं है। बिल्कुल। और हाल ही में हमारे शहर के आमदार ने सवाल उठाया था कि जो ऑनलाइन लॉटरियां चल रही है हमारे शहर में, हाँ, जिसमें बहुत से बच्चों का, युवा पीढ़ी का भविष्य खराब हो रहा है, उस बारे में मुझे मालूम है शायद विधानसभा में उन्होंने सवाल उठाया हाँ। कि भाई ये ऑनलाइन लॉटरीज बंद होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार तो है, सभी नहीं, कुछ माजी नगर सेवक भी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सही। आज हमारे दुख की बात है कि हमारे बेचारे ठेकेदार भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत दुख हो रहा है। आज जो मुखिया है हमारे शहर का, वो आयुक्त है। मुखिया क्या जवाबदारी, घर के बड़े की क्या जवाब रहती है कि सबको रोटी मिलना चाहिए। आज हमारे छोटे ठेकेदारों को, बेचारों को धंधा नहीं मिलेगा, उनका परिवार कैसा चलेगा? तो आयुक्त को सबके लिए सोचना चाहिए कि 33% उनको भी मिलना चाहिए। 33% काम सबको मिलना चाहिए। ये मैं आयुक्त से निवेदन करता हूँ कि आप कृपया करके इस टेंडर के बारे में रिकन्सिडरेशन करिए। रहा सवाल भ्रष्टाचार है, बरोबर है। आज तो बहुत से माजी नगर सेवक हैं, आज अपने वार्डों में खुद काम करते हैं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्यों कर रहे हैं? आज जो ठेकेदार काम करते थे, जिनके पेट भरते थे, गरीब उनके परिवार पलते थे, आज ठेकेदारों को मालूम पड़ा 2 पैसा मिलता है, उनके पर भी उनकी आंखों में चूकता है कि हम काम करेंगे, हमको और पैसा मिलेगा। तो ये भी एक भ्रष्टाचार है। ऐसे तो भ्रष्टाचार के बहुत तरीके हैं महानगर पालिका में। आज क्या चल रहा है महानगर पालिका में, पहले क्या था, सब मालूम है। लेकिन आने वाले समय में महानगर पालिका के चुनाव है, पब्लिक आज बहुत सोच समझकर वोट करने वाली है। विनोद जी, ये भ्रष्टाचार के अंदर, अभी जब आप बात कर रहे थे भ्रष्टाचार में जो आंखें में चुभती है, टीयर गेटर का अगर ठेका किसी और को जाता है ना, तो गोल्डन गैंग के कुछ सदस्य हैं जिनकी आंखों में चुभती है ये बात कि ये ठेका हमारे पास क्यों नहीं आया। देखिए, जब तक गोल्डन गैंग से साठगांठ नहीं होती है ना, तब तक शहर में अवैध निर्माण करना असंभव है। देखिए, ये बात ज़रूरी, मैंने पहले भी आपके एपिसोड में कहा था कि आज टीयर गटर हमारे शहर में एक नासूर बन चुका है। आज बिल्डिंगें गिर रही हैं, उनका पीरियड पूरा हो चुका है। आज टीयर गटर की तो कोई लाइफ ही नहीं है। 2, 4, 5 बरस में ऐसे गिरेंगे जैसे धड़ाल करके। इतने परिवार बेघर होने वाले हैं। लेकिन जो ठेकेदार हैं, जो टीयर गटर कर रहे हैं, उनको पब्लिक के लिए कुछ भी सोच नहीं है कि हम लोग जो टीजी बना रहे हैं ये कितना घातक है। लेकिन पब्लिक मजबूर है, बेचारे, उनका परिवार बढ़ रहा है, रहने को किधर जाएंगे? उनको चाहिए, बच्चे बड़े हुए हैं रहने के लिए। बाकी टीजी बीजी जो बन रहा है, इनका कोई भविष्य नहीं है। आगे वाले टाइम में हम लोगों को टीजी बहुत भुगताएगी हमारे शहर को। ये मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोल चुका हूँ। विनोद जी, एक शहर का ज्वलंत मुद्दा जिसका नाम है जीआर, शहर के बड़े नेता, कुछ नेता, मैं नाम नहीं लूँगा,
शहरवासी समझ जाएंगे मैं किन के लिए कह रहा हूँ। यहाँ से ट्रेन में गए नागपुर, बड़े मज़े से खाते पीते घूमते फिरते एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हुए आगे चल के भविष्य का प्लानिंग करते हुए कि ऐसा होगा, जीआर अगर ऐसा आएगा तो हम ऐसे करेंगे, जीआर अगर वैसा आएगा तो हम ऐसे करेंगे, जीआर अगर ऐसा आएगा तो हम ये बिल्डिंगें जो धोखादायक है हम इनको लेंगे, इनको रीडेवलपमेंट करेंगे, इनसे 2 पैसे भी कमाएंगे। लेकिन जब नागपुर से वापस आए, नागपुर पहुँचे, नागपुर में बड़े फोटोज़ निकाले नेताओं के साथ में, मंत्रियों के साथ में, बड़ी वाहवाही की, सब कुछ किया। वहाँ से कुछ मीडिया में संबोधित भी किया कुछ नेताओं ने। जब वापस आए तो शहर के लिए क्या लेके आए, कहना नहीं चाहूँगा, सभी लोग समझ जाएंगे कि क्या सौगात लेके आए। क्या कहेंगे इस विषय में साहब? देखिए, जब भी यहाँ से कोई शिष्टमंडल गया हुआ था नागपुर सीएम साहब से और उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, हाँ, गए थे। हमारे आमदार भी वहाँ पहुँचे थे दूसरे दिन, उन्होंने वो मुद्दा उठाया था। ये देखिए, जो जीआर आना चाहिए, ये हमारे शहर के प्रति हमारे को बिल्कुल चाहिए, हमारी डिमांड है हमारे शहर की। सही है। रहा सवाल, ये प्रिविलेज हमारे आमदार साहब का है। आमदार साहब ने शायद वहाँ पे मुद्दा उठाया था कि भाई हमारे को जीआर बना के दीजिए, हमारे शहर तकलीफ में चल रहा है। आज बिल्डिंगें गिरी हुई है और बनाने वाले ऊपर खड़े हैं कि जल्दी बिल्डिंग गिरे तो हम कमावे और जल्दी हम लोग उनको ये करें। लेकिन हमको आशावादी रहना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, मुझे लगता है उन्होंने हमारे शहर के साथ जो वादा किया है कि हम जीआर जल्दी और अच्छा जीआर हम शहरवासियों को देंगे, हम इसके लिए आशावादी रहते हैं। विनोद जी, एक बात बताइए मुझे, अभी तक जीआर का कुछ जो लोगों की मांग है कि जीआर हमें इस तरह का चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा एक जो उसके पॉइंट है वो है मालिकाना हक। जब तक मालिकाना हक नहीं मिलता तब तक मेरे को नहीं लग रहा है, ये मेरी एक सोच है कि मेरे को नहीं लग रहा है कि उस जीआर का कुछ मतलब होगा। लेकिन ये जो वाहवाही लूटने वाला काम है, एक बार 2 दिन में जीआर आएगा, एक बार 1 महीने बाद में आपके ही पार्टी के प्रवक्ता से मैंने सवाल किया तो उन्होंने ये दोष अपने ऊपर लिया, बोला कि ये दोष है हमारा कि हमने जल्दबाजी की और अपनी पीठ थपथपाई, शहर भर में बैनर लगाए, वाहवाही लूटी, राजनीति की, सब कुछ किया। उन्होंने माना कि ये गलत है, जो होना चाहिए था वो उस टाइम पे हुआ नहीं है। ये बात उन्होंने भी कबूली, आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। लेकिन जो पब्लिक की जो उल्लासनगर शहरवासी की जो मांग, जो एक आस्था, जो एक बोलते ना एक ये क्या बोलते, एक इंतज़ार, उस कहीं ना कहीं उस इंतज़ार के ऊपर ऐसे लग रहा है कि भाई ये सब जो चल रहा है उसमें वो ठेस पहुंचाने वाली काम या तो जले पे नमक छिड़कने वाला जो काम जो आज जनता के साथ में हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, ये सही है? नहीं, देखिए, जहाँ तक मालिकाना हक का सवाल है वो तो मिलना ही चाहिए। पहले सबसे ज़्यादा हमारी जवाबदारी वो है, हमको मालिकाना हक मिलना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जो हमारे शहर के प्रति जो ज़बान की है, इतने बड़े पद पे रहने के बाद सबके सामने, मीडिया के सामने ये कहा है कि हम उल्लासनगर को एक अच्छा जीआर बना के देने वाले हैं। शायद अभी हाल ही में 2 दिन हुआ है, विधानसभा कंप्लीट हुई है, यहाँ पे आने के बाद शायद एक अच्छा जीआर, हम आशावादी रहते हैं ना भैया, आशावादी है। ठीक है, जो गए उन्होंने फ़ोटोज़ डाले, हम उनके ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन हम आशावादी रहते हैं कि इतनी बड़ी हमारे मीडिया के सामने हमारे नेताओं ने हमारी घोषणा की है, तो हम आशावादी रहते हैं हमारे को बहुत अच्छा जीआर मिलेगा। और हमारे आमदार साहब उसके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उनका भी प्रेस्टीज इशू है, शहर उनका भी है, हमारा भी है, सबका है। जो कुर्सी के ऊपर है उनकी जवाबदारी है कि हमारा शहर है, हमारे शहर के प्रति जो तकलीफ़ है वो उनको दूर होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। देखिए, अभी आपने बात की कि हमारे आमदार ने कोशिश की है धोखादायक बिल्डिंगों के विषय में, इस जीआर के विषय में। आमदार साहब ने मुझे पेपर्स भी दिखाए हैं, फाइल की करस्पॉन्डिंग में दिखाई है, और एक नहीं 15 फाइल मुझे दिखाई है जो मैंने अपने आंखों से देखी। उसमें 2 बात नहीं है। मैंने पिछले भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाई ये श्रेय मैं आमदार जी को मेरे तरफ से देता हूँ, क्योंकि मैंने देखी है जो चीज़ें मैं बोल सकूँगा।
जो चीज़ मैंने नहीं देखी मैं इस विषय में नहीं बोल रही, मेरी चीज़ें मैंने आंखों से देखी है, आमदार कार्यालय में मैंने फाइलें देखी है, उनकी मेहनत, उनकी करस्पॉन्डिंग देखिए, इसमें दो बात नहीं है। लेकिन ये जो 50 MLT का जो मुद्दा जो ये आया है, क्या लग रहा है आपको सर, ये जब 50 MLT जब बढ़ेगी शहर के अंदर तो टैक्स बढ़ेगी, और आज हम जो 3600 साल का भरते हैं सर, वो जाके सीधा 1000 जंप करेगी, जाके 4500 के 900 के रुपये आसपास बढ़ेगी, 4500 रुपया पानी का ये भाव बढ़ेगा। यानी 900 रुपये अगर एक फैमिली को लगता है तो 1,80,000 यहाँ पर घर है, तो उन पे कितना करोड़ों का वापस ये बोझा बढ़ेगा, कितना, क्या लग रहा है कि आज कोविड के बाद में क्या लोग ऐसे इतना फाइनेंशियल स्ट्रांग है जो ये 900 रुपये का भी बोझ अपने सर पे ले सकें? क्योंकि हमारा शहर में सभी लोग पैसे वाले नहीं हैं, मध्यवर्ती भी काफ़ी लोग हैं। क्या लगता है ये डिसीजन सही है? नहीं, देखिए, पहले ही जो वाटर सप्लाई में जो रेट की वृद्धि की गई थी, हाँ। वो टाइम में भी हम लोगों ने बहुत विरोध किया था कि ये जो वृद्धि हुई है ये बिल्कुल गलत है। जिसका दुकान है उसको भी पानी का बिल आता है, बिल भर गया, रेट बढ़ गया, अगर और भी रेट बढ़ेगा तो ये इनजस्टिस रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी सरकार है या हमारे जो हमारे यहाँ पे जो माजी चुने हुए कुछ नुमाइंदे हैं जो एक्टिव हैं, शायद करने देंगे, ऐसा होगा नहीं। और NGOs भी हमारे यहाँ पे स्ट्रांग है, नहीं होने देंगे, और हम भी उसका उनका घोर विरोध करते हैं। रेट नहीं बढ़ना चाहिए। पहले ही हमारे शहर के 50 MLT बढ़ेगी तो पैसे बढ़ेंगे ना, आपसे MLT से पैसे लेगी, आपसे नहीं लेगी, फ्री में तो बरोबर पैसे, फ्री में तो पानी देगी नहीं आपकी, आप तो परचेस कर रहे हो पानी को। हाँ, पर देखिए, फिर भी महाराष्ट्र सरकार के ऊपर हम आमदार को प्रेशर करेंगे। आप महाराष्ट्र सरकार को बोलिए वो अपने जेब से पैसे भरें। हम लोग यहाँ पे सक्षम, हमारे यहाँ पे शहरवासी नहीं है कि अभी लोड ज़्यादा भर सके। पहले ही हमारा शहर अभी भुगत रहा है कोविड की वजह से, फाइनेंशियली पोजीशन व्यापारियों की खराब है। साहब, अभी जो 88 करोड़ का जो टेंडर लीकेज का पानी से रिलेटेड है, पता है आपको लीकेज में कितनी MLT का नुकसान हो रहा है? 26 MLT खाली। एक 26 MLT को बचाने के लिए 88 करोड़, जो ये आगे चल के 500-600 करोड़ तक जा सकता है ये टेंडर, तो क्यों नहीं वो वर्किंग 50 MLT पे, वो 50 MLT जो सरकार से अगर लेंगे और टैक्स का बोझ भी लगेगा, अगर लगना नहीं चाहिए, आपने बोला कि माफ होगा वो, हाँ। तो उसके तो आधे से भी आधे भाव में हमको पानी मिलेगा। अगर 8 रुपये अगर हमको प्रति भरना पड़ता है प्रति यूनिट, तो वो सबसे पानी सस्ता पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले जो 88 करोड़ का जो टेंडर है वो गलत है। हाँ। देखिए, हमारी झूनी लाइनें पड़ी थी, 1949 से 2010 तक लाइनें चली। 2010 में हम लोगों ने JNMR में हम लोगों ने 250 करोड़ से नई लाइनें बिछाई। वो अभी तक चालू भी नहीं हुए। ब्लू लाइन्स में चालू हुई है अभी कहाँ, यानी मैक्सिमम चालू हो गई। लेकिन उसके बाद भी 88 करोड़ का बोझ लाना मुझे नहीं लगता है उचित है। आर्थिक बोझ काफी शहरवासियों में पड़ेगा। बहुत गलत डिसीजन है ये पैसा तो पब्लिक ही भरेगी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई नेता अपने जेब से निकालेंगे नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही है। एक आखिरी सवाल, फिर GR की तरफ चलते हैं। अगर GR नहीं आता है साहब, और GR में टाइम लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसके अंदर त्रुटियाँ हैं उसको सुधारने में, मालकाना डालने में, और FSI जो 4 चाहिए, हाँ, वो भी लेने के लिए अभी तो 2.8 है FSI ये GR के हिसाब से। अगर GR नहीं आता है तो क्या चेहरा लेके सभी पार्टियों के नेता, सभी पार्टियों ने ढोल बजाया अपने, GR आएगा, लेकिन नहीं आया, बराबर। तो क्या चेहरा लेके जाके आप पब्लिक के बीच में जाओगे कि सरकार में एक और बार लाइए और हमें वोट कीजिए? नहीं, पब्लिक वोट करेगी नहीं। देखिए ना ये बात सही है कि आप बोल रहे हैं GR नहीं आया तो, लेकिन मैं आपको उसका जवाब एक ही दूंगा। हमारे वरिष्ठों ने जो मीडिया के सामने ज़बान की है, हम आशावादी रहते हैं। हमारा GR 100% आएगा और हमारे शहर के हित में आएगा, ये हम सोचते हैं। बाकी आशावादी रहेंगे तो अच्छा काम होगा, और 100% हमारे शहर के हित के में ही आएगा GR। आगे देखें क्या होता है। आज थोड़े तीखे सवाल पूछे,
विनोद जी से, लेकिन विनोद जी तो माहिर है क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं शहर के, सही सटीक जवाब दिया उन्होंने। हम हर टाइम कहते हैं कि न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार, लेकिन आज हम ये कहना चाहेंगे न भ्रष्टाचारी नेता, न उनके रिश्तेदार, न उनके चमचे। चमचा एक ऐसी चीज़ है, जिस थाली, जिस कटोरे, जिस बर्तन में चला जाए, उस बर्तन को जब तक खाली नहीं करता तो छोड़ता नहीं है। तो हमारे शहर का भविष्य आज हमारे हाथ में, किसी नेता के हाथ में नहीं है। चुनने से पहले इस बात का ध्यान रखें, इस बात की पूरी खातिरी करें कि जो मैं नेता को वोट करने जा रहा हूँ, जिस वार्ड में मैं किसी भी वार्ड का मैं उसको वोट करने जा रहा हूँ, तो वो पिछले टर्म में उसने कितना काम किया वार्ड का और कितना भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। अगर किया है तो कृपया नए चेहरों को एक बार आप वोट करके और अपनी किस्मत आजमाइए। आपकी किस्मत जो आज है उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी होगी, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।